गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम अपने 4th चैप्टर पर आगे बढ़ते हैं हिस्ट्री में। पेज नंबर 55 निकाल लीजिए अपना बुक में। और यहाँ पर ऊपर की साइड में आप देखोगे तो एक चित्र बना हुआ है जिसके अंदर बहुत सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं। एक व्यक्ति बीचों बीच गद्दी पर बैठा हुआ है, बाकी सब उसके पास आसपास उसको घेर कर बैठे हुए हैं, जो गलीचों पर बैठे हुए हैं। बीच में कुछ पुस्तकें सी दिखाई दे रही हैं जो कि वहाँ पर रखी हुई हैं। उस गलीचे के ऊपर वो लोग आपस में किसी चीज़ पर चर्चा कर रहे हैं। ये जो आपको बीच में गद्दी पर दिखाई दे रहे व्यक्ति हैं, ये अकबर हैं। और इनके चारों तरफ जो और व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं घेर कर, वो अलग अलग धर्मों के अनुयायी हैं, पुजारी हैं, पंडित हैं, मौलवी हैं या फादर्स हैं, जिनके द्वारा अपने अपने धर्मों के अच्छे विचारों को इस मीटिंग में चर्चा करने के लिए बुलाया गया है। और जब ये आपस में चर्चा करके एक साथ बैठकर अपने अपने धर्मों के अच्छी बातों को करते हैं, तो उसके आधार पर अकबर ने एक नए धर्म को चालू किया था, जिसे सुलह-ए-कुल का नाम दिया गया। बच्चों, इसको हम आगे पढ़ते हैं। पहले हम चित्र के बारे में जो साइड में लिखा हुआ है, इबादत खाना। इबादत खाना मतलब जहाँ पर ये चर्चा हो रही है, में अकबर विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ चर्चा कर रहे हैं। फिर उसके बाद दे रखा है क्वेश्चन, इस चित्र में क्या आपको जेसुइट पादरियों को पहचान सकते हैं? पादरी जो फादर्स होते हैं, देखो ये ब्लैक कोट के अंदर जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये आपके पादरी हैं। फादर्स जिसे हम कहते हैं, वाइट कोट या ब्लैक कोट के अंतर्गत जो दिखाई दे रहे हैं। वाइट कोट तो इन्होंने पहन रखा है, यहाँ तो चित्र में कौन सा कोट पहन रखा है? ब्लैक कोट। आगे बढ़ते हैं बेटा। फिर इसके बाद इन्होंने एक और पैराग्राफ साइड में ही लिखा हुआ है, अकबर ने कई संस्कृत ग्रंथों के संस्कृत हमारी प्राचीन ग्रंथों की भाषा थी, फारसी में अनुवाद कार्य को संपन्न कराया था। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने फतेहपुर सीकरी, ये जो इनकी स्पेशल जगह थी, स्पेशल से मतलब मुख्य रूप से इसी कार्य के लिए जिसको डेवलप किया गया था, इस उद्देश्य हेतु उन्होंने फतेहपुर सीकरी में एक मकतब खाना या अनुवाद ब्यूरो की स्थापना भी की थी। जब किसी तीसरी भाषा में कन्वर्सेशन किया जाता है तो बेटा इसको हम अनुवाद कहते हैं। और ये अनुवाद ब्यूरो की स्थापना कहाँ पर की गई थी अकबर के द्वारा? फतेहपुर सीकरी में की गई थी। महाभारत, रामायण, लीलावती, योग वशिष्ठ जैसे कुछ उल्लेखनीय संस्कृत ग्रंथ को अनुवाद कार्य के लिए चुना गया था। अब आपने ऊपर पढ़ा था ना, संस्कृत ग्रंथों को फारसी में अनुवाद कराया गया था। कौन कौन से हमारे संस्कृत ग्रंथ थे वो यहाँ पर दिए गए हैं। महाभारत, रामायण, लीलावती और योग वशिष्ठ जैसे प्रमुख उल्लेखनीय संस्कृत ग्रंथों को अनुवाद कार्य के लिए चुना गया था। रज़्मनामा जो महाभारत का फारसी अनुवाद है, महाभारत को जो फारसी में अनुवाद किया गया था तो उसको क्या नाम दिया गया था? रज़्मनामा में महाभारत की घटनाओं का विस्तृत चित्रांकन भी है। अब हमारे यहाँ पर एक और पैराग्राफ दिया हुआ है जिसे सुलह-ए-कुल कहा गया। अब ये सुलह-ए-कुल क्या है, इसकी व्याख्या अकबर के पुत्र जहांगीर के द्वारा की गई है। अकबर के पुत्र जहांगीर के द्वारा जो सुलह-ए-कुल के बारे में बताया गया है उसको अपन पढ़ते हैं। यहाँ पर हेडिंग मिल गई सबको सुलह-ए-कुल की। सुलह-ए-कुल एक प्रकार की नीति है। नीति मतलब पॉलिसी है। क्या कहा है जहांगीर ने? देखो फिर से अपन पढ़ते हैं। अकबर की सुलह-ए-कुल की नीति का उसके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया है। तो जहांगीर के अनुसार अकबर, ये जो सुलह-ए-कुल है, सुलह-ए-कुल क्या है? एक प्रकार की पॉलिसी है जो अकबर के द्वारा लागू की गई है। और ये पॉलिसी क्या है वो अपन अब पढ़ते हैं। ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक ही जगह होती है। ईश्वर जो होता है वो एक ही होता है। इस चीज़ को उन्होंने मानते हुए कहा कि ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक ही जगह होती है।
इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में, जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी, विरोधी धर्मों के अनुयायियों को और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था। असहिष्णुता मतलब किसी की बुराई का मार्ग बंद था, किसी के प्रति कट्टरता का भाव मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी और शिया कौन है? हमारे मोमडन धर्म जो है उसके अनुयायी जो हैं वो दो भागों में डिवाइड हैं, जिन्हें सुन्नी और शिया कहते हैं। सुन्नी अधिक कट्टर होते हैं और शिया थोड़े उससे कम कट्टर होते हैं। और दोनों की क्या विशेषता थी यहाँ पर इस सुलह कुल की नीति के अंतर्गत? यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में एकत्र होते थे। ये बेटा एकत्र होते थे मतलब साथ में वो प्रार्थना करते थे। और ईसाई और यहूदी भी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। मतलब ईसाई धर्म के अंतर्गत भी जो थे और यहूदी जो थे वो भी एक ही गिरजाघर में प्रार्थना करते थे। उसने सुसंगत तरीके से सार्विक शांति को ही सुलह कुल कहा गया है के सिद्धांत का पालन किया था। और ये जो सुलह कुल थी, इस नीति को उसके अकबर के पुत्र जो जहांगीर था और जहांगीर का पुत्र जो शाहजहाँ था, दोनों के द्वारा अपनाया गया था। अब आगे बढ़ते हैं बेटा अपन नेक्स्ट पेज पर चल जाओ, 56 पेज नंबर पे। यहाँ पर आपके दे रखा है 17वीं सदी में और उसके पश्चात का मुग़ल साम्राज्य। मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत यह मुग़ल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में भी वृद्धि हुई थी। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से और कहानियों में वर्णित होता है, परंतु यहाँ यात्री इस प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर भी विस्मित रह गए थे। मतलब भारत पूरे वर्ल्ड में सोने की चिड़िया के नाम से विख्यात था। जब यहाँ पर वो विदेशी यात्री आए थे तो उन्हें वो सोने की चिड़िया जैसा दिखाई भी दिया, लेकिन उन्होंने एक और तो ये इस तरह के लोग रहते हुए दिखाई दिए जो सारे साधन संपन्न थे और जिनके पास बहुत अधिक धन दौलत थी और अपार संपदा थी। लेकिन दूसरी तरफ ही इस देश में ऐसे भी लोग थे जो बहुत अधिक दरिद्र थे और जिनको भरपेट भोजन भी नहीं मिल रहा था। तो इस लाइन को यहाँ पर इसीलिए लिखा गया है, परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर भी विस्मित रह गए थे। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई दे रही थी कि समाज जो है वो वर्गों में विभक्त है। कुछ वर्ग तो बहुत अधिक धनी हैं, पैसे वाले हैं, साधन संपन्न हैं, और कुछ वर्ग निर्धनता का जीवन यापन कर रहे हैं। शाहजहाँ के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था, कुल 8000 में से 445 ही थे और कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके और उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। मतलब टोटल रेवेन्यू का 61.5% जो है वो जो मनसबदार थे, टोटल 445, उसका यदि हम परसेंटेज निकालें तो 5.6% मनसबदारों के ऊपर राजस्व का 61.5% खर्च कर दिया जाता था, उनके खुद के वेतन और उनके सवारों के वेतन के ऊपर ही। तो अब आप सोच सकते हो कितना बड़ा भाग कितने छोटे से वर्ग के ऊपर खर्च करने के कारण उनकी इनकम तो बहुत अच्छी हो गई, और जो दूसरे मनसबदार थे, कम पद वाले थे, उनकी इनकम कम थी। आगे बढ़े। मुग़ल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। ये अच्छी बात है कि मनसबदारों के द्वारा अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वस्तुओं पर लगा दिया जाता था या उपभोग वस्तुओं पर लगा दिया जाता था। इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को भी लाभ होता था। जब वो वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते थे तो इसका फ़ायदा किसको मिलता था? जिनसे उनके द्वारा वस्तुओं को खरीदा जाता था, किसानों को और शिल्पकारों को। चूँकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे,
इसलिए नेचुरल है जो उत्पादक होगा उसे ही फायदा होगा। परंतु राजस्व का भार इतना अधिक था कि प्राथमिक उत्पादकों, किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। इससे वो जो बहुत गरीब थे मुश्किल से ही अपना पेट भर पाते थे। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजार और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात भी नहीं सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह और व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे। बेटा इस पैराग्राफ का ये मतलब है कुल मिलाकर कि जो मनसबदार थे उनके द्वारा अपनी मतलब बचत नहीं की जाती थी। जो अधिक पैसे वाले मनसबदार थे बल्कि वो अपनी क्या कहते हैं उपभोक्ता वस्तुओं पर उस आय को खर्च कर देते थे। और खर्च करने के कारण जो उत्पादक वर्ग था जिसमें शिल्पकार और किसान आते थे, बड़े किसान आते थे, उनको क्या होता था, बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति होती थी। लेकिन जो प्राथमिक उत्पादक थे जिनके अंतर्गत हम छोटे किसान और छोटे शिल्पकारों को लेते हैं, उनके पास क्या होता था, उनको इतनी आय की प्राप्ति नहीं हो पाती थी। और ऐसी स्थिति में उनके पास इतना भी धन नहीं बचता था कि वे अपने जो संसाधन हैं जिसके अंतर्गत उनके औजार हैं, जिनके अंतर्गत उसके और कोई वस्तुएं हैं जिन पर वो निवेश करें तो उत्पादन कार्य बढ़े, खर्च नहीं कर पाते थे या निवेश नहीं कर पाते थे। जिसकी वजह से जो धनी किसान और शिल्पकार थे वो तो बहुत तेज़ी से लाभ उठाकर और अधिक पैसे वाले बन गए, और जो छोटे किसान और छोटे शिल्पकार थे वो गरीब होते जा रहे थे। आगे बढ़ते हैं अपन। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत सारा धन और संसाधन थे, जिसके कारण ही 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे बहुत अधिक शक्तिशाली हो गए थे। मतलब उन्होंने अपनी पावर का यूज़ करना प्रारंभ कर दिया था। किसके खिलाफ? मुग़ल साम्राज्य के खिलाफ ही यूज़ करना चालू कर दिया था। जैसे जैसे मुग़ल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, पतन से मतलब जैसे जैसे मुग़ल साम्राज्य के उत्तराधिकारी कमज़ोर पड़ते गए, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राटों के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे थे। इसमें से कुछ ने नए वंशों की भी स्थापना कर ली थी। जैसे ही उदाहरण दे रखा है, हैदराबाद और अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया था। यद्यपि वे दिल्ली के मुग़ल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे थे, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी सैनिक स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। इनके बारे में हम 10वें अध्याय में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब बच्चों यहाँ पर लास्ट आपके पेज 57 पर दो पैराग्राफ दे रखे हैं, राजा और रानियाँ करके। ये जो हमारा मुग़ल साम्राज्य 1527 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था बाबर से, और जो इसका अंतिम महान प्रतापी शासक औरंगजेब को माना जाता है, और जो 18वीं शताब्दी तक बहादुर शाह जफ़र तक चला था, दिल्ली तक ही सिमट कर रह गया था और चला था। इस मुग़ल साम्राज्य के प्रारंभ में जब विश्व के कई देशों में महान शासकों का जन्म हुआ था, यहाँ इस पैराग्राफ में हम उनके बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर के लास्ट में आप आ जाओ पेज नंबर 57 पर। बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है राजा और रानियाँ करके हेडिंग। 16वीं सदी जब हमारे बाबर के द्वारा मुग़ल साम्राज्य की भारत में स्थापना की जा रही थी। 16वीं सदी में मुग़लों के लगभग समकालीन संसार के विभिन्न भागों में भी कई महान राजा रानियाँ थे। इनमें ऑटोमन तुर्की के सुल्तान सुलेमान, नाम नोट कर लो बेटा। ऑटोमन जो साम्राज्य था वो तुर्की के अंदर था, और उसके सुल्तान जो थे वो सुलेमान थे, जिन्होंने 1520 से 1566 मतलब कितना लंबा टाइम हो गया, 40 और 46 वर्षों तक शासन किया था। सुल्तान सुलेमान जो 1520 से 1556 तक शामिल है, उसके राज्य में ऑटोमन राज्य का विस्तार यूरोप की ओर भी हुआ था। और यूरोप की ओर कहाँ हुआ था? उसने हंगरी को अपने राज्य के साथ मिला लिया, ऑस्ट्रिया को घेर लिया, उसके फौजों ने बगदाद और इराक भी हथिया लिए थे।
ऑटोमन साम्राज्य जो था बगदाद और इराक तक भी फैल गया था उसके टाइम पीरियड में। मोरक्को तक उत्तरी अफ्रीका का बहुत सा हिस्सा ऑटोमन सत्ता को मान्यता प्रदान करता था। सुलेमान ने ऑटोमन नौसेना का भी पुनर्गठन किया था। पूर्वी भूमध्य सागर के इलाकों पर इस नौसेना के प्रभुत्व की वजह से ही स्पेन के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा हुई थी। अरब सागर में इस नौसेना ने पुर्तगालियों को भी चुनौती दी थी। जब भारत पर ये लोग आ रहे थे, यूरोपीय कंट्रियों से बहुत सारे व्यापारी आ रहे थे, उस समय भी अरब सागर हमारे भारत के अंदर, भारत के दक्षिण भारत के पश्चिम में पाया जाता है। अरब सागर में इस नौसेना ने पुर्तगालियों को चुनौती दी थी। सम्राट को अल कानूनी विधि निर्माता का खिताब दिया गया था। ऑटोमन कानून जो है वो इसी सुल्तान सुलेमान के द्वारा बनाया गया था और उसको ही क्या किया गया था, सम्राट को अल कानूनी या विधि निर्माता का खिताब दिया गया था क्योंकि उसके शासनकाल में बड़ी संख्या में नियम और कानून बनाए गए थे। इन नियमों का लक्ष्य यह था कि बढ़ते हुए साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक तरीकों का मानकीकरण हो ताकि किसानों को बेगार और भारी करों से बचाया जा सके। आगे चलकर 17वीं शताब्दी में ऑटोमन क्षेत्रों में जब सार्वजनिक व्यवस्था का पतन होने लगा तो सुलेमान कानूनों के काल को आदर्श शासनकाल के रूप में याद किया जाने लगा। अभी देखो बेटा, अभी तो हमने केवल एक क्षेत्र का पढ़ा, ऑटोमन तुर्की के सुल्तान सुलेमान के बारे में। इसके अलावा भी वर्ल्ड में अकबर और जहांगीर और शाहजहाँ के समकालीन बहुत सारे राजा लोग हुए थे जिन्होंने विशाल साम्राज्य का स्थापना की और साथ में लंबे समय तक शासन किया था। पढ़ें आगे। अकबर के अन्य समकालीन शासकों के बारे में पता लगाएं। इंग्लैंड की शासक रानी एलिजाबेथ जो 1558 से 1603 तक शासिका रही थी, मतलब 48 वर्ष तक, 45-46 वर्षों तक जिसने शासन किया था। ईरान का सफ़ाविद शासक शाह अब्बास जिसने 1588 से 1629 तक शासन किया था और इनसे भी कहीं ज़्यादा विवादास्पद रूसी शासक जार इवान चतुर्थ वैसिल्येविच, ये जो थे जार इवान चतुर्थ वैसिल्येविच 1530 से 1584, मतलब आपके 54 वर्षों तक शासन इनके द्वारा किया गया था। 54-55 वर्षों तक इनके द्वारा शासन किया गया था रूस में, जो इवान दी टेरिबल के नाम से जाने जाते हैं या कुख्यात थे, विख्यात थे। बच्चों, अब इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर रह गए। क्वेश्चन आंसर अपन कल करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और भी कोई समस्या आपको इसके अंदर आ रही हो तो आप मुझसे क्या कंसल्ट कर सकते हैं। आपका क्लास टेस्ट जो होगा वो 8 तारीख को होगा। इसी बुक का 2nd चैप्टर, उसके पीछे के क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से तैयार करने हैं, याद कर लेना। कोई समस्या हो मुझसे आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा।